हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे जानेंगे तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक शासन में अंतर। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड कंपैरेटिव गवर्नमेंट। इससे पहले जो फर्स्ट चैप्टर मैंने करवाया है तुलनात्मक राजनीति की अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र, उसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये सेकंड चैप्टर है तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक शासन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड कंपैरेटिव गवर्नमेंट। तो चलिए जानते हैं क्या इसमें अंतर है तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक शासन में। तुलनात्मक शासन क्या है, कंपैरेटिव गवर्नमेंट क्या है। ये तुलनात्मक शासन जो है उसको हम लोग तुलनात्मक सरकार भी कह सकते हैं। ठीक है, शासन या सरकार एक ही बात है। सामान्यतः तुलनात्मक राजनीति को तुलनात्मक शासन या तुलनात्मक सरकार का पर्याय समझ लिया जाता है। दोनों का ही संबंध राजनीति से होने के कारण इनका एक दूसरे के लिए अदल बदल कर प्रयोग करना कुछ स्वाभाविक ही है, लेकिन राजनीति विज्ञान में इनका सुनिश्चित अर्थ किया जाता है। जी.के. रॉबर्ट्स ने तुलनात्मक सरकार और तुलनात्मक राजनीति को अलग अलग माना है। ठीक है, किसने अलग अलग माना है? जी.के. रॉबर्ट्स ने तुलनात्मक सरकार और तुलनात्मक राजनीति को अलग अलग माना है। उनके शब्दों में, यानी जी.के. रॉबर्ट्स के शब्दों में, तुलनात्मक राज्यों, उनकी संस्थाओं और सरकार के कार्यों का अध्ययन है। ठीक है, जी.के. रॉबर्ट्स क्या कहते हैं? जी.के. रॉबर्ट्स कहते हैं कि तुलनात्मक सरकार जो है यह राज्यों, उनकी संस्थाओं और सरकार के कार्यों का अध्ययन है। ठीक है, जिसमें शायद राज्य क्रिया से अत्यधिक निकट का संबंध रखने वाले पूरक समूहों, राजनीतिक दल और दबाव समूहों का भी अध्ययन सम्मिलित है। जीन ब्लोंडेल नाम के एक विद्वान है, जीन ब्लोंडेल, उन्होंने भी तुलनात्मक सरकार का अर्थ रॉबर्ट्स द्वारा किए गए अर्थ से मिलता जुलता किया है। उनके शब्दों में, यानी जीन ब्लोंडेल के शब्दों में, तुलनात्मक सरकार समकालीन विश्व में राष्ट्रीय सरकार के प्रतिमानों का अध्ययन है। इन परिभाषाओं से, यानी जी.के. रॉबर्ट्स और जीन ब्लोंडेल ने जिस तरह से परिभाषा दी है, इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि तुलनात्मक सरकार के अंतर्गत राज्य से संबंधित औपचारिक संस्थाओं का ही मुख्यतः तुलनात्मक अध्ययन होता है। ठीक है, तुलनात्मक सरकार के अंतर्गत राज्य से संबंधित औपचारिक संस्थाओं का ही मुख्यतः तुलनात्मक अध्ययन होता है। ठीक है, इसमें राजनीतिक व्यवहार से संबंधित सभी प्रक्रियाओं और अन्य गैर सरकारी संस्थाओं का अध्ययन सम्मिलित नहीं है। यद्यपि वर्तमान राजनीतिक दल और दबाव समूहों की हर राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका के कारण इनका अध्ययन भी तुलनात्मक सरकारों में सम्मिलित किया जाने लगा है, लेकिन मुख्य जोर शासन यानी गवर्नमेंट की संस्थाओं के तुलनात्मक विश्लेषण पर ही रहता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि तुलनात्मक शासन में संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जाता है। राजनीतिक व्यवहार के विविध पक्षों और अनेक गैर राजनीतिक तत्वों जिनसे सरकारों का व्यवहार ढलता और बदलता है, तुलनात्मक शासन में सम्मिलित नहीं की जाती है, जबकि तुलनात्मक राजनीति में इनको भी अध्ययन में शामिल किया जाता है। तुलनात्मक राजनीति, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है? तुलनात्मक विश्लेषण किसी भी वैज्ञानिक गतिविधि का अंग होता है और राज विज्ञान में इसके माध्यम से राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या की जा सकती है। तुलनात्मक पद्धति तुलनात्मक विश्लेषण का ही पर्यायवाची माना जाता है और कभी कभी इसे केस पद्धति के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। यह तुलनात्मक अध्ययन की एक पद्धति है। तुलनात्मक राजनीति एक विस्तृत विषय है जिसके अंतर्गत तुलनात्मक सरकारों के अध्ययन की विषय वस्तु को शामिल किया जाता है तथा साथ ही गैर राज्यीय राजनीति, कबीले, समुदाय, वैयक्तिक संघों आदि की राजनीति का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। तुलनात्मक राजनीति का संबंध राजनीतिक व्यवहार की संपूर्णतया, टोटलिटी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर, के अध्ययन से है, जिसमें सरकारों और राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन तो सम्मिलित है ही, क्योंकि
राजनीतिक व्यवहार सरकारी संस्थाओं के इर्द गिर्द घूमता है। इसके अलावा तुलनात्मक राजनीति में उन प्रभावों, प्रक्रियाओं का भी अध्ययन शामिल है जिससे सरकारों का व्यवहार बनता या बिगड़ता है अथवा प्रभावित होता है। तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण राजनीति विज्ञान से संबद्ध तुलनात्मक विश्लेषण को कहते हैं तथा वह राजनीतिक विश्लेषण करने में केंद्रीभूत रहता है। तुलनात्मक पद्धति समानुभाविक स्थापना की पद्धतियों में प्रमुख पद्धति है। तुलनात्मक राजनीति इन दोनों का प्रयोग करते हुए अपने प्रतिमानों की स्थापना में इनकी सहायता लेती है। इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति विभिन्न शासन व्यवस्थाओं, राजनीतिक प्रक्रियाओं और राजनीतिक व्यवहार का तुलनात्मक ढंग से अध्ययन और विश्लेषण है। ब्रेबंटी ने तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा देते हुए यह स्पष्ट किया है कि तुलनात्मक राजनीति संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में उन तत्वों की पहचान और व्याख्या है जो राजनीतिक कार्य और उनके संस्थागत प्रकाशन को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार कर्टिस ने भी तुलनात्मक राजनीति की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया है कि तुलनात्मक राजनीति का संबंध राजनीतिक संस्थाओं की कार्यविधि और राजनीतिक व्यवहार की महत्वपूर्ण निरंतरताओं, समानताओं और असमानताओं से है, जिसमें तुलनात्मक सरकारों और गैर शासकीय राजनीतिक कबीलों, संप्रदायों और गैर राजकीय संगठनों की राजनीति का भी अध्ययन किया जाता है। एडवर्ड ए फ्रीमैन भी तुलनात्मक राजनीति के विस्तृत क्षेत्र की बात करते हैं। एडवर्ड ए फ्रीमैन की धारणा है कि तुलनात्मक राजनीति में केवल सरकारों के विभिन्न रूपों का ही तुलनात्मक अध्ययन शामिल नहीं होता, बल्कि विविध राजनीतिक प्रक्रियाओं और उनसे संबद्ध राजनीतिक व गैर राजकीय संस्थाओं का भी तुलनात्मक अध्ययन सम्मिलित होता है। जी.के. रॉबर्ट्स के अनुसार तुलनात्मक राजनीति बृहत्तर क्षेत्र का संकेतक है। फ्रीमैन के शब्दों में तुलनात्मक राजनीति सरकारों के विविध प्रकारों और विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण है। तुलनात्मक राजनीति में अनेक शासन पद्धतियों के अनुभवों, संस्थाओं, व्यवहारों और प्रक्रियाओं का ऐसे विस्तारपूर्ण ढंग से अध्ययन किया जाता है कि उसमें संविधान से बाहर उन अभिकरणों, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज का अध्ययन भी आ जाए जिसका किसी भी रूप में शासन के औपचारिक अंगों से कोई भी संबंध हो। वस्तुतः इसका संबंध महत्वपूर्ण निमित्ता में राजनीतिक व्यवहार और राजनीतिक संस्थाओं की कार्यशैली में समानताओं और असमानताओं से है। तुलनात्मक राजनीति का अध्येता न केवल कानून निर्माण, कानून प्रयोग और विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंगों से संबंधित निर्णयों तक ही सीमित है, बल्कि उसे उन विषयों का अध्ययन भी एक विशिष्ट तरीके से करना होता है जो अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। सिडनी वर्मा ने इसे संक्षेप में इन शब्दों में प्रकट किया है: केवल वर्णन से आगे बढ़कर अधिक सैद्धांतिक रूप से संबंधित समस्याओं की ओर देखिए। किसी एक मामले से आगे बढ़कर अनेक मामलों की तुलना पर दृष्टिपात कीजिए। सरकार की औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन से आगे बढ़ते हुए राजनीतिक प्रक्रियाओं और राजनीतिक कार्यों पर नजर डालिए तथा केवल पश्चिमी यूरोपीय देशों का अध्ययन न करके एशिया और अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के नए राष्ट्रों की ओर देखिए। इन सब विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि तुलनात्मक सरकार के स्थान पर तुलनात्मक राजनीति पदबंध को पसंद किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका विस्तार इतना अधिक व्यापक और विशद है कि इसमें वे सभी विशेषताएं आ जाती है जिनका हमने ऊपर उल्लेख किया है। एडवर्ड फ्रीमैन ने ठीक ही लिखा है, तुलनात्मक सरकार से मेरा अभिप्राय राजनीतिक संस्थाओं और सरकार के विभिन्न रूपों के तुलनात्मक अध्ययन से है, और तुलनात्मक राजनीति शीर्षक के अधीन ऐसे सादृश्यों की
और संकेत करके उन्हें एक दूसरे के पास लाना चाहते हैं, जिन्हें एक दूसरे से दूरस्थ देश काल की राजनीतिक संस्थाओं के बीच देखा जा सकता है। हमारा संबंध संस्थाओं के आवश्यक सादृश्य से है और हमें असमानता के प्रासंगिक लक्षणों को आवश्यक समानता के मार्ग का कांटा नहीं बनने देना चाहिए। आमंड और पॉवेल के अनुसार तुलनात्मक राजनीति के 3 मौलिक मंतव्य है। पहला है पश्चिमी और गैर पश्चिमी देशों की संस्थाओं का एक साथ विश्लेषण। दूसरा है राजनीतिक संस्थाओं का क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करना और तीसरा है तुलनात्मक राजनीतिक सिद्धांतों में संबंध स्थापित करना। तुलनात्मक राजनीति का संबंध ऐसे नई तरीकों, तकनीकों, उपागमों के माध्यम से राजनीतिक वास्तविकता, पॉलिटिकल रियलिटी के अध्ययन के निरूपण से है, जिससे इसके अंतर्गत राजनीति का समस्त क्षेत्र आ जाए। परिणाम स्वरूप सरकार नहीं बल्कि सरकारों का अध्ययन केंद्रीय विषय बन गया है, जिसका निहित अर्थ निर्णयों का निर्माण है, चाहे यह निर्णय संयुक्त राष्ट्र में लिया गया हो अथवा नगर परिषद में, व्यापार संघ में हो अथवा पोप की गुप्त सभा में, बोर्ड के कक्ष में हो अथवा किसी कबीले में। इसी महत्वपूर्ण कारण से तुलनात्मक राजनीति एक ऐतिहासिक महत्व का विषय बन गई है और अब इसमें नए उपागमों, न्यू अप्रोचेस, नई परिभाषाओं, न्यू डेफिनेशंस और नए अनुसंधान उपकरणों के माध्यम से प्रयोग किए जा रहे हैं। शायद इस विषय के बारे में परंपरागत विवरणात्मक दृष्टिकोण से व्यापक रूप में निराशा और असंतोष की भावना वर्तमान बौद्धिक आक्रोश का मुख्य कारण है। संक्षेप में तुलनात्मक राजनीति विषय में राजनीति को आदर्शात्मक आयामों, नॉर्मेटिव डायमेंशंस की श्रृंखलाओं से मुक्त कर दिया गया है और उसे आनुभविक एम्पेरिकल शब्दों में नए तरीकों से व्यक्त किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप राजनीति केवल राज्य और सरकार का बल्कि यह सत्ता एवं शक्ति के प्रयोग का अध्ययन हो गई है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है? राजनीति न केवल राज्य और सरकार का ही बल्कि यह सत्ता और शक्ति के प्रयोग का अध्ययन हो गई है। तुलनात्मक राजनीति विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीति की गत्यात्मक शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन है। तुलनात्मक राजनीति विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं, व्यवस्थाओं और राजनीतिक प्रक्रियाओं का ऐसा तुलनात्मक अध्ययन है जिससे उनकी समानता, असमानता का ज्ञान हो, जिसमें अर्थपूर्ण विश्लेषण के लिए आवश्यक व्याख्यात्मक परिकल्पनाएं होती है, कथनों का परीक्षण और अनुभाविक तथ्यों के संवर्ग व वर्गीकरण किए जाते हैं। इसमें अवलोकन और जहां संभव हो परीक्षण कर परिशुद्ध शोध प्रविधियों का प्रयोग करके राजनीति के बारे में समझ बढ़ाने का लक्ष्य अंतर्निहित रहता है। बहरहाल यहाँ इस बात के बारे में सतर्क कर दिया जाना चाहिए कि यद्यपि राजनीति का संबंध राजनीतिक संस्थाओं और मानव व्यवहार के क्षेत्र में सार्थक नियमितताओं, समानताओं और विभिन्नताओं से है, फिर भी तुलना का कार्य न तो आधे मन से किया जाना चाहिए जिससे बहुत सी उपयोगी बातों की उपेक्षा कर दी जाए और न ही उसे अति सरलीकरण की दूसरी सीमा तक ले जाया जाए कि सारा अध्ययन ही अशिष्ट और अस्वीकार्य हो जाए। हमें जी.के. रॉबर्ट्स के परामर्श से लाभ उठाना चाहिए कि तुलनात्मक राजनीति की हीन धारणा रखने से स्पष्ट अभिज्ञान अथवा चयन और अनन्यता के मापदंड में कमी आ जाती है। साथ ही हमें एप्टर और एक्सटीन की इस चेतावनी को भी ध्यान में रखना चाहिए कि तुलनात्मक राजनीति की अत्यधिक व्यापक संकल्पना इसे इतना अधिक विस्तृत बना देगी कि सारा राज्य विज्ञान ही इसके क्षेत्र के अधीन आ जाएगा। तुलनात्मक शासन एवं तुलनात्मक राजनीति में साम्य एवं वैषम्य के कुछ प्रमुख बिंदु निम्न तालिका में दिए गए हैं। ठीक है, तुलनात्मक शासन यानी कंपैरेटिव गवर्नमेंट
और तुलनात्मक राजनीति यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इनके बीच में जो समानता या फिर असमानता है वो इसके प्रमुख बिंदु जो है इस प्रकार है। ठीक है, तुलनात्मक सरकार दिया हुआ एक साइड और एक साइड तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक शासन शब्द परंपरागत पदावली का परिचायक है और तुलनात्मक राजनीति शब्द आधुनिक पदावली की ओर संकेत करता है। तुलनात्मक शासन का अध्ययन क्षेत्र सीमित और संकुचित है, जबकि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन क्षेत्र व्यापक और गतिशील है। तुलनात्मक शासन शासन प्रणालियों के कानूनी, संवैधानिक और संस्थागत ढांचों के तुलनात्मक अध्ययन पर जोर देता है, जबकि तुलनात्मक राजनीति जो है इसका संबंध राजनीतिक व्यवहार की संपूर्णता के अध्ययन से है। तुलनात्मक शासन राजनीति के केवल शासन संबंधी संस्थागत पहलुओं के अध्ययन तक ही सीमित है, जबकि तुलनात्मक राजनीति तुलनात्मक शासन से एक कदम आगे बढ़कर उन सभी शक्तियों और प्रभावों का अध्ययन करती है जो राजनीतिक संस्थाओं, राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीतिक व्यवहार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विशेष प्रकार का बनाने के लिए उत्तरदायी है। तुलनात्मक शासन राज्य से संबंधित औपचारिक संस्थाओं का ही तुलनात्मक अध्ययन है, जबकि तुलनात्मक राजनीति में सरकारों और शासकीय संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन तो स्वतः ही सम्मिलित रहता है, परंतु इसके अलावा उन प्रभावों और प्रक्रियाओं का अध्ययन भी शामिल किया जाता है जिससे सरकारों का व्यवहार इस या उस प्रकार का बनता है। अब आप जानेंगे कि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन का जो शुरुआत है उसके लिए कौन से कारण उत्तरदायी है। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की शुरुआत के लिए उत्तरदायी कारण, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। परंपरावादी राजनीति शास्त्र के अंतर्गत विदेशी संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन या विदेशी सरकारों का अध्ययन जैसे विषयों का आधार सांस्थानिक एवं वैधानिक अध्ययन पद्धतियां थी। इन अध्ययनों में राजनीति शास्त्र का मूल संबंध राज्य और सरकार के साथ स्थापित किया जाता है तथा समाज के अन्य मानवीय संगठनों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। अमेरिका में राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में होने वाली क्रांति का प्रभाव संवैधानिक अध्ययनों पर भी व्यापक रूप से पड़ा है। ठीक है, सन 1953 में मैक्रिडिस तथा कोक्स ने अपने एक लेख के माध्यम से इस दृष्टिकोण पर प्रहार किया। उसके पश्चात उसके बाद विद्वानों के एक समूह ने तुलनात्मक राजनीति की एक नवीन धारणा की स्थापना की। आमंड तथा पावेल ने पारंपरिक संवैधानिक अध्ययन की 3 कमियों का जिक्र किया है। पहला कमी यह है कि पारंपरिक संवैधानिक व्यवस्था क्षेत्रीय सीमा पैरोकियलिज्म में आबद्ध है। एक शैक्षणिक विषय के रूप में संवैधानिक अध्ययन का अर्थ शुरुआत में आरंभ में यूरोपीय देशों की संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन था। एशिया या अफ्रीका के अन्य देशों का अध्ययन क्रमबद्ध रूप से या तो नहीं होता था या ऐसे अध्ययनों का प्रयास विद्वानों द्वारा व्यक्तिगत रुचि के आधार पर किया जाता था। बाद में इसका विकास हुआ और यह क्षेत्रीय अध्ययनों एरिया स्टडीज के रूप में विकसित हुआ, पर इन अध्ययनों में भी क्षेत्र का तात्पर्य तथा कथित यूरोपीय महाशक्तियों और अमेरिका से ही लगाया जाता है। दूसरा यह है कि पारंपरिक संवैधानिक अध्ययन की दूसरी कमी यह है कि मूलतः यह समरूपक कॉन्फ़िगरेटिव अध्ययन था। मूलतः इसका संबंध विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं की विशेषताओं को स्पष्ट करने का साथ था। हालांकि इस संदर्भ में फ्रेडरिक तथा फाइनर ने नवीनता लाने की कोशिश की और उन्होंने विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं का वास्तविक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने का प्रयास भी किया है। तीसरा यह है औपचारिकतावाद फॉर्मलिज्म पारंपरिक तुलनात्मक या संवैधानिक अध्ययन की तीसरी कमी थी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पारंपरिक अध्ययन में राजनीतिक संस्थाओं, उनके वैधानिक मानकों, नियमों एवं उपनियमों के अलावा राजनीतिक विचारों और विचारधाराओं पर भी बल दिया जाता है। इनमें विभिन्न संस्थाओं के अंतः संबंधों, व्यवहारों तथा कार्यों को
पूर्णतः नजरअंदाज कर दिया गया था। इन कमियों पर अमेरिकन राजनीति शास्त्रियों ने प्रहार किया तथा उन्होंने इसके बदले एक सर्वथा नवीन पद्धति की आवश्यकता पर बल दिया। इन कमियों के अलावा कुछ ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां भी पैदा हो गई थी जिनके कारण आधुनिक राजनीति शास्त्रियों के लिए पारंपरिक संवैधानिक अध्ययन प्रणाली के बदले नवीन तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन प्रणाली की आवश्यकता बढ़ी। ये परिस्थितियां जो है इस प्रकार है। पहला परिस्थिति है द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है उसके पश्चात, इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एशिया तथा अफ्रीका महाद्वीपों में अनेक नवीन राष्ट्र उदित हुए। ठीक है, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में अनेक नए राष्ट्रों का उदय हुआ। जहां तक शासन प्रणाली का प्रश्न है, इन नवोदित राष्ट्रों में यूरोपीय देशों की अनुकृति पर आधारित शासन प्रणालियां विद्यमान हैं, किंतु सभी राष्ट्रों का अपना खास व्यक्तित्व है। यह आपस में सांस्कृतिक, सामाजिक संस्थाओं तथा धर्म एवं भाषा के ख्याल से भिन्न है। तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन की आवश्यकता पड़ने की दूसरी परिस्थिति यह थी कि दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात उपनिवेशवाद का पतन हुआ और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति का इन राष्ट्रों के बीच विकेंद्रीकरण हो गया। तीसरा कारण यह है कि इन नवीन राष्ट्रों के बीच अपना प्रभाव पैदा करने के लिए साम्यवाद पश्चिमी राष्ट्रों के खिलाफ एक सशक्त प्रतियोगी के रूप में सामने आया है। आज विश्व का एक बहुत बड़ा भाग साम्यवादी प्रभाव के अंदर आ गया है। चौथा कारण यह है कि दो विश्व युद्ध, विज्ञान और तकनीकों में क्रांति, फासीवाद के उदय, साम्यवाद और पूंजीवाद में टकराहट, पश्चिमी उपनिवेशवाद का अवसान, एशिया और अफ्रीका में नए राज्यों का उदय, मानवीय गरीबी द्वारा उत्पन्न चुनौतियां, राष्ट्र निर्माण में सरकारों की बदलती भूमिका आदि तथ्यों ने तुलनात्मक राजनीति में नए आयाम उपस्थित किए हैं। राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की उपयोगिता क्या है? यूटिलिटी ऑफ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करना क्यों आवश्यक है? इसके अध्ययन का क्या महत्व है? राजनीतिक व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं की तुलना क्यों की जाए? एक सी या भिन्न भिन्न राजनीतिक संस्थाओं की तुलनाओं की क्या उपयोगिता है? तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समसामयिक राजनीति विज्ञान का हृदय है। इस तुलनात्मक राजनीति अध्ययन के प्रमुख प्रयोजन जो है इस प्रकार है। राजनीति व्यवहार को समझना। राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की क्या यूज है, क्या उपयोगिता है? यूटिलिटी ऑफ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। इससे राजनीति व्यवहार को समझा जा सकता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का महत्व इस बात में निहित है कि तुलनात्मक अध्ययन से देश की, बाहर के देशों की तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व राजनीतिक व्यवहार को समझने में सहायता मिलती है। राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन विदेशों में पर्यटन के समान है। इससे विदित होता है कि किस प्रकार विभिन्न समाजों में रहने वाले मनुष्यों का राजनीतिक व्यवहार भिन्न होता है। राजनीतिक व्यवहार के समुचित अध्ययन से हम सहज ही में इन प्रश्नों का उत्तर पा लेते हैं कि क्यों एक राजनीतिक व्यवस्था और संस्था एक समाज में सफल और अन्य स्थान पर असफल होती है। क्यों मार्क्सवाद सोवियत संघ में ही सबसे पहले गहरी जड़ें जमा पाया। पूर्वी यूरोप तथा सोवियत संघ में मार्क्सवादी व्यवस्था का विघटन क्यों हुआ। क्यों एशिया और अफ्रीका के अनेक राज्य अधिनायकवादी प्रवृत्तियों से मुक्त हो रहे हैं। क्यों संसदीय प्रणाली ब्रिटेन में राजनीतिक स्थायित्व ला सकी पर फ्रांस में ऐसा क्यों नहीं कर सकी। भारत में लंबे समय तक एक दलीय प्रभुत्व क्यों बना रहा। इन बातों को समझने के लिए यह जरूरी है कि राजनीतिक व्यवहार की निरंतरता की खोज की जाए और उसके कारकों का स्पष्टीकरण हो। इसके लिए तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक है ताकि राजनीतिक व्यवहार की जटिलताओं को समझा जा सके। तुलनात्मक अध्ययन जो है राजनीति को वैज्ञानिक अध्ययन बनाता है। ठीक है, मेकिंग पॉलिटिक्स अ साइंटिफिक स्टडी। राजनीति शास्त्री इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि राजनीतिक व्यवहार से संबंधित ज्ञान को विज्ञान का रूप किस प्रकार दिया जाए। इस खोज में तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन अधिकतम उपयोगी है। विज्ञान में नियम प्रतिपादन न केवल राजनीतिक प्रक्रियाओं की अनेकता से संभव है वरन
परस्पर प्रतिकूल और विविधताओं वाले राजनीतिक आचरण से ही उपलब्ध प्रचुर सामग्री से संभव है। तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन इसलिए भी उपयोगी बन जाता है कि विविधता व अनेकता युक्त राजनीतिक तथ्य व आंकड़े विभिन्न राजनीतिक क्रियाओं की तुलना से प्राप्त हो सकते हैं। कर्टिस के अनुसार जब से व्यवहारवादी बिहेवियरलिस्टिक दृष्टिकोण का प्रचलन हुआ, तब से आज तक राजनीति शास्त्र की वैज्ञानिकता की खोज की आधुनिकतम अभिव्यक्ति हम तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन में ही पाते हैं। राजनीति विज्ञान की श्रेणी में केवल तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर ही आ सका है। इसलिए ही शायद अरस्तु के बाद से आज तक श्रेष्ठतम विचारक राजनीति के तुलनात्मक विश्लेषण में संलग्न रहे हैं, यानी लगे हुए हैं। तुलनात्मक अध्ययन द्वारा सिद्धांत का निर्माण, थ्योरी जनरेशन इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तुलनात्मक अध्ययन से ही किसी विषय में सिद्धांतों का निर्माण एवं नियमों का निरूपण संभव होता है। राजनीति विज्ञान में ऐसे व्यापक सिद्धांतों की तलाश की जाती रही है जो संपूर्ण विश्व के राजनीतिक व्यवहार को मोटे रूप में समझने में सहायता करे। राजनीतिक सिद्धांतों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है आदर्श मूलक सिद्धांत यानी नॉर्मेटिव थ्योरी, और दूसरा है अनुभाविक सिद्धांत यानी एम्पिरिकल थ्योरी। आदर्श मूलक सिद्धांतों में राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में कोई कल्पना मस्तिष्क में कर ली जाती है और फिर उस कल्पना को रचनात्मक रूप दिया जाता है। प्लेटो की दार्शनिक राजा तथा आदर्श राज की कल्पना कुछ ऐसी ही है। इसके उलट, इसके विपरीत अनुभाविक सिद्धांतों में राजनीतिक व्यवहार के वास्तविक तथ्यों को समझकर सिद्धांतों का निर्माण होता है। राजनीति वैज्ञानिक स्वयं तथ्यों के संकलन के लिए राजनीतिक व्यवहार के क्षेत्र में जाकर राजनीतिक आचरण का अवलोकन करता है और संकलित ठोस तथ्यों के आधार पर सिद्धांत प्रतिपादित करता है। तुलनात्मक राजनीति का आदर्शी सिद्धांतों के निर्माण में कोई योगदान नहीं हो सकता, लेकिन अनुभाविक सिद्धांत तो केवल इसी के सहारे संभव होते हैं, क्योंकि यथार्थ राजनीतिक व्यवहार की तुलना करना ही एक तरह से अनुभाविक सिद्धांतों का निर्माण करना है। तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर प्रतिपादित कतिपय महत्वपूर्ण सिद्धांत इस प्रकार है। शासन प्रणाली चाहे संसदात्मक हो अथवा अध्यक्षात्मक, संसद की संप्रभुता कभी देखने को नहीं मिलती। हर देश में नेतृत्व कुछ विशिष्ट वर्गों तक सीमित रहता है। देश यदि संकट की अवस्था से गुजर रहा हो तो सामूहिक नेतृत्व से काम नहीं चलेगा। जिन देशों में निर्वाचित सरकारों को प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती, उन देशों की राजनीति में सैनिक हस्तक्षेप की संभावनाएं बढ़ जाती है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली सर्वाधिकारी शासन व्यवस्था की अपेक्षा ज्यादा सक्षम या कुशल होगी। प्रचलित राजनीतिक सिद्धांतों की पुनः प्रामाणिकता, रीवैलिडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल थ्योरीज। तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन से ही यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि अतीत में स्थापित राजनीतिक सिद्धांत वर्तमान की परिवर्तित परिस्थितियों में भी मान्य है या नहीं, और ये उचित है तो कितने उचित है। इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति प्रचलित राजनीतिक सिद्धांत को पुनः परखने के लिए नवीन उपकरण और नवीनता युक्त विविध तथ्य उपलब्ध कराती है, जिससे उनकी प्रामाणिकता का पुनः परीक्षण हो सके। तुलनात्मक राजनीति में हमें विदेशों में सरकार और राजनीति के क्षेत्र में घटी और संभावित घटनाओं का अच्छी प्रकार से वैज्ञानिक और अनुभाविक निर्वाचन करने में सहायता देती है। तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से हम अन्य देशों की राजनीतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली के आधार पर अपनी राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन कर सकते हैं। विभिन्न राज्यों की शासन पद्धतियां उनकी ऐतिहासिक व भौगोलिक दशाओं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं तथा विचार से निर्धारित होती है। तुलनात्मक राजनीति के माध्यम से इस बात का अध्ययन किया जाता है कि शासन पद्धति और विचारधारा का किस देश में कितना गहरा संबंध है।
शासन पद्धतियों के अध्येताओं को अन्य देशों की राजनीतिक पद्धतियों के अध्ययन से उपयोगी जानकारी प्राप्त होती है। इस जानकारी को तुलनात्मक पद्धति द्वारा व्यवस्थित करके उपयोगी बनाया जा सकता है। तुलनात्मक राजनीति के विकास में प्रमुख सीमा चिन्ह क्या है? इवोल्यूशन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, मेजर लैंडमार्क्स इसके क्या है? चलिए जानते हैं। राजनीति विज्ञान में तुलनात्मक विश्लेषण की परंपरा कोई नई परंपरा नहीं है। तुलनात्मक विश्लेषण की परंपरा उतनी ही पुरानी है जितना कि अरस्तु का चिंतन। यदि इसमें कुछ नयापन है तो वह यह है कि तुलनात्मक विश्लेषण के स्थान पर तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन पर बल। हैरी एक्सटीन के शब्दों में तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र का अतीत लंबा और गौरवपूर्ण है। यह सच है कि जब से राजनीतिक व्यवहार एवं राजनीति का अध्ययन करने का प्रयास आरंभ हुआ तभी से तुलनात्मक अध्ययन किए जाते रहे हैं। किंतु इस प्रकार के अध्ययन के प्रथम प्रयास में मूलतः सरकार के औपचारिक एवं संरचनात्मक पक्षों पर ही अध्ययन केंद्रित रहा। 19वीं शताब्दी के मध्य में राजनीति शास्त्रियों ने पश्चिमी विश्व के समान सांस्कृतिक एवं सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले राष्ट्रों को अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु बनाया। राजनीति शास्त्र के प्रमुख प्रत्ययों की जानकारी तथा विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं में उपलब्ध समानताओं एवं विषमताओं की जानकारी के लिए तथा परंपराओं, नेतृत्व, आर्थिक एवं सामाजिक प्रभावों तथा विभिन्न राष्ट्रों को अपनी परिस्थितियों के कारण होने वाले परिवर्तनों के प्रभाव की जानकारी के लिए तुलनात्मक अध्ययनों की अनिवार्यता स्पष्ट प्रकट होने लगी। फलस्वरूप अरस्तु की परंपरागत पद्धति को अस्वीकार करते हुए आधुनिक राजनीति शास्त्रियों ने अध्ययन की विभिन्न पद्धतियां खोजने एवं सिद्धांतों के निर्माण के लिए विभिन्न अध्ययन विज्ञानों से शब्दावली भी उधार लेने का प्रयास किया। जी.के. रॉबर्ट्स एक विद्वान हैं। इन्होंने तुलनात्मक राजनीति विषय के ऐतिहासिक विकास को मोटे तौर पर 3 कालों में विभाजित किया है, बांटा है। पहला है अपरिष्कृत, अनसोफिस्टिकेटेड, दूसरा है परिष्कृत यानी कि सोफिस्टिकेटेड, और तीसरा है प्रगामी रूप से परिष्कृत। ठीक है, प्रगामी रूप से परिष्कृत, इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड। हम अपने अध्ययन की सुविधा के लिए तुलनात्मक राजनीति के विकास को 3 चरणों में निम्न रूप से देख सकते हैं। पहला है द्वितीय महायुद्ध तक तुलनात्मक राजनीति का विकास, दूसरा है तुलनात्मक राजनीति में युद्ध उत्तर विकास यानी युद्ध के बाद का विकास जो हुआ, और तीसरा है तुलनात्मक राजनीति के विकास का वर्तमान चरण। ठीक है, चलिए जानते हैं द्वितीय महायुद्ध तक तुलनात्मक राजनीति का विकास कैसे हुआ। अरस्तु, मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, लॉर्ड ब्राइस, डी टॉकविले, ऑस्ट्रोगोस्की, वेबर आदि के योगदान को तुलनात्मक राजनीति के विकास के इस चरण में लिया जा सकता है। किस चरण में? द्वितीय महायुद्ध तक के तुलनात्मक राजनीति के विकास में। ठीक है, और तुलनात्मक संवैधानिक अध्ययन के प्रथम प्रयास का आभास हमें अरस्तु के राजनीतिक चिंतन में मिलता है। अरस्तु ने 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया। उसने प्रत्येक काल की राजनीतिक स्थितियों का विश्लेषण करने के उपरांत यानी राजनीतिक स्थितियों का विश्लेषण करने के बाद निकाले गए निष्कर्षों के आधार पर ही राज्य के सिद्धांतों का निरूपण किया। अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को अन्य सामाजिक शास्त्रों से पृथक यानी अलग कर एक स्वतंत्र शास्त्र का स्थान प्रदान किया। उसने आगमनात्मक पद्धति इंडक्टिव मेथड का प्रयोग किया, जिसके अनुसार वस्तु स्थितियों का यथार्थ रूप में निरीक्षण और अध्ययन किया जाता है तथा वैज्ञानिक ढंग से निरीक्षण के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अरस्तु लिखता है कि सतर्क पर्यवेक्षण, परीक्षण, निरीक्षण, विश्लेषण और तुलना द्वारा वस्तुओं की आंतरिक वास्तविकता को जाना जा सकता है और उद्घाटित तथ्यों से सामान्य सिद्धांत निकाले जा सकते हैं। उसने विभिन्न राज्यों का विश्लेषण करते हुए उनकी समस्याओं, स्वरूपों का अध्ययन किया, उनके पतन का कारण ढूंढा, क्रांतियों का पता लगाया, सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक नीतियों का तुलनात्मक भेद मालूम किया, समाज एवं राज्य के बीच संबंधों का निरूपण किया
और भारी संख्या में संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया और यह सब कुछ करने के बाद ही राज्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अरस्तु की ख्याति का मुख्य कारण यह है कि उसने राजनीतिक घटना चक्र के अध्ययन में तुलनात्मक पद्धति को अपनाया और भूतकाल के संचित अनुभव तथा बुद्धिमत्ता का सम्मान किया। मैकियावली का युग बौद्धिक पुनर्जागरण का युग था। बौद्धिक पुनर्जागरण के इस युग में मनुष्य को ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड माना जाने लगा। मैकियावली ने राज्य कला और शासन कला के अध्ययन पर जोर दिया। मैकियावली का नेतृत्व विश्लेषण अनेक प्राचीन एवं तत्कालीन उदाहरणों पर आधारित था। राजनीतिक व्यवहार, शासन कला आदि के बारे में उसने बहुत ही गवेषणात्मक प्रश्न उठाए। एक शासक किस प्रकार सफल हो सकता है, ये सब मैकियावली द्वारा उठाए गए कुछ प्रश्न हैं कि एक शासक किस प्रकार सफल हो सकता है, शक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है, उसे कैसे कायम रखा जा सकता है, उसका विस्तार कैसे किया जा सकता है। उसने नीति, न्याय आदि के अमूर्त सिद्धांतों पर आधारित तर्क पद्धति का परित्याग कर दिया। उसने राजनीति पद्धति में अनुभववाद और इतिहासवाद का समन्वय किया। मॉन्टेस्क्यू की रचना द स्पिरिट ऑफ लॉ विशेष महत्व की है। मॉन्टेस्क्यू ने अनुभूति मूलक दृष्टिकोण तथा निरीक्षण पर आधारित वैज्ञानिक ऐतिहासिक पद्धति को अपनाया और राजनीतिक प्रश्नों का निरपेक्ष राजनीतिक सिद्धांतों के आधार पर ही नहीं बल्कि वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर विवेचन किया। उसने आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया। वह सही सरकार को समाजशास्त्र और परिस्थिति के मसले अ मैटर ऑफ सोशियोलॉजी और इकोलॉजी के रूप में लेता था। उसकी रुचि बहुत कुछ आधुनिक मसलों में थी, जैसे कि राजनीतिक व्यवस्थाओं का अपने बाह्य पर्यावरण से संबंध, आर्थिक घटकों और व्यवहारों आदि की राजनीति में भूमिका, राजनीतिक व्यवस्थाओं के वर्गीकरण की समस्याएं आदि। उसका यह विश्वास था कि मानवीय परंपराओं और संस्थाओं में जलवायु, भूमि की भौगोलिक दशाओं तथा भौतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक परिस्थितियों के कारण बहुत भेद पाया जाता है। उसका यह भी विश्वास था कि मानवीय संस्थाओं, परंपराओं और कानूनों का उद्भव एकदम किसी दैनिक स्रोत से नहीं होता, बल्कि पेड़ पौधों की भांति अनुकूल परिस्थितियों में इनका सनह यानी धीरे धीरे विकास होता है। उसने राजनीतिक व्यवस्थाओं से संबंधित पहलुओं पर विचार किया, जैसे सांस्कृतिक मामले, रीति रिवाज, धर्म, आर्थिक तत्व, व्यापार, वाणिज्य, गरीबी, परिस्थिति जन्य कारक, जलवायु, भूमि, जनसंख्या आदि। इस प्रकार मॉन्टेस्क्यू के ग्रंथ में सामाजिक गत्यात्मकता यानी सोशल डायनामिक्स के संदर्भ में विकासात्मक सिद्धांत डेवलपमेंट थ्योरी का संकेत मिलता है। आगे चलकर लॉर्ड ब्राइस ने तुलनात्मक विधि को अपनाया और यह कहते हुए इसे वैज्ञानिक कहा, जो इसे वैज्ञानिक बनाने के योग्य बनाता है वह यह है कि समान कारण कार्य संबंध स्थापित करके सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं। फेडरलिस्ट पत्रों के लेखकों ने अमेरिकी संदर्भ में निर्मित प्रावधानों की परंपरागत औपनिवेशिक एवं यूरोपीय अनुभवों के आधार पर परीक्षा की। तुलनात्मक राजनीति के विकास के इस प्रथम चरण की प्रमुख विशेषताएं हैं। अधिकांश लेखकों ने राजनीतिक संस्थाओं की व्याख्या के लिए तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया और प्रारंभिक वर्षों में तुलनात्मक राजनीति केवल नाम से ही तुलनात्मक थी। यह तो विदेशी शासनों का अध्ययन मात्र था। विदेशी सरकारों का वर्णनात्मक, ऐतिहासिक तथा कानूनी अध्ययन किया जाता था। अब तक आपने जाना द्वितीय महायुद्ध या विश्व युद्ध तक तुलनात्मक राजनीति का विकास। आगे आप लोग जानेंगे तुलनात्मक राजनीति में युद्धोत्तर विकास, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तुलनात्मक राजनीति में कैसे विकास हुआ। ठीक है। G.K. रॉबर्ट्स ने लिखा है कि द्वितीय महायुद्ध के उपरांत इसके बाद दो धाराएं प्रवाहित हुई, जिन्होंने तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र को विस्तृत एवं व्यापक बनाया। इनमें पहली धारा थी तुलना की कला एवं पद्धतियों के विषय में आत्मचेतना की वृत्ति, जो इस क्षेत्र के विद्वानों के आत्म परीक्षण के परिणाम स्वरूप सामने आई। इस धारा के प्रमुख लेखक हैक्सर,
मैक्रिडिस, बियर एंड उल्म आदि रहे हैं। इन लेखकों ने पर्याप्त आत्म जागरूकता की मात्रा से तुलनात्मक विधि का उपयोग किया और उनका उद्देश्य यह रहा कि विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का उपयोगी अध्ययन प्रस्तुत किया जाए। वस्तुतः इस चरण से संबंधित विद्वानों ने संस्थानात्मक तुलनाओं के साधनों का जोरदार तरीकों से इस्तेमाल किया ताकि सरकारों का अधिक अच्छा अध्ययन प्रस्तुत किया जा सके। ये सभी लेखक तुलना के महत्व की विभिन्न समस्याओं जैसे एरिया स्टडीज, समविन्यासी उपागम, कॉन्फिगरेटिव अप्रोच, संस्थागत और प्रक्रियात्मक तुलनाएं, इंस्टीट्यूशनल एंड फंक्शनल कंपैरिजंस और समस्या मूलक रुझान एवं प्रतिकरण, कंसेप्चुअलाइजेशन और तथा तुलना के लिए सामान्य सिद्धांतों का निर्माण इत्यादि सामान्य पद्धति समस्याओं से भली भांति परिचित एवं निकटता से संबद्ध थे। विकास के इस चरण के साथ ही तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र से बाहर राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक विश्लेषण, राजनीतिक समाजशास्त्र एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित नई अवधारणाओं का विकास होने लगा। इसके परिणाम स्वरूप तुलनात्मक विश्लेषण में प्रत्ययीकरण पद्धति, मॉडल्स एवं व्यवहारवादी सिद्धांतों के रूप में कृत्रिमता की वृद्धि हुई। यद्यपि इसका मूल उद्देश्य राजनीति विज्ञान के सामान्य स्वरूप में सुधार प्रस्तुत करना था, किंतु अंततोगत्वा इससे तुलनात्मक राजनीति भी लाभान्वित हुई। तुलनात्मक राजनीति के विकास का वर्तमान चरण क्या है? अभी इससे पहले मैंने आपको बताया कि द्वितीय महायुद्ध से पहले तुलनात्मक राजनीति का विकास किस प्रकार हुआ, ठीक है। उसके बाद द्वितीय महायुद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तुलनात्मक राजनीति का विकास किस प्रकार हुआ। अब आप लोग जानेंगे एट प्रेजेंट, ठीक है, यानी कि वर्तमान काल में तुलनात्मक राजनीति का विकास कैसे हुआ है। प्रेजेंट स्टेटस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है। आधुनिक समय में तुलनात्मक राजनीति को समृद्ध करने वाले विद्वानों में डेविड ईस्टन, आमंड, कोलमैन, चार्ल डायच, जी.बी. पावेल, हेराल्ड लासवेल, रॉबर्ट डहल, एडवर्ड हिल्स, हैरी एक्सटीन, डेविड एप्टर, लूसियन पाई, मायरन वीनर आदि के नाम उल्लेखनीय है। डेविड ईस्टन, आमंड तथा डायच ने तुलनात्मक विश्लेषण को एक वृहत इकाई के रूप में व्यवस्था सिद्धांत की दृष्टि से प्रतिपादित किया। इस व्यवस्था सिद्धांत द्वारा आज न केवल सामाजिक व्यवस्थाओं की ही तुलना हो सकी है, बल्कि राजनीतिक व्यवस्था के कार्यों को संपूर्णतया देने वाले तथा परस्पर संबद्ध सभी तत्वों के विभेदीकृत समुच्चय के रूप में परिभाषित नई राजनीतिक इकाइयों का समावेश भी संभव हो सका। अधिकांश अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिकों ने तुलनात्मक राजनीति के शब्द भंडार में अभिवृत्ति की है। डेविड ईस्टन ने निवेश यानी इनपुट्स, निर्गत आउटपुट्स, मांगे, समर्थन और पर्यावरण, फीडबैक, मूल्य आदि शब्दों का प्रयोग किया। आमंड ने निवेश और निर्गत कार्यों के समूह दिए हैं और डायच ने संचार से संबंधित विशिष्ट भाषा को राजनीति व्यवस्था के बारे में लागू करके निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग किया। डायच ने किन किन शब्दों का प्रयोग किया है? स्वायत्तता, स्मरण भार, लाभ, उत्तेजना पाने वाले विभिन्न प्रकार के कोष्ठ आदि। आमंड के अनुसार इस शब्दावली का प्रयोजन एक प्रकार की सर्वव्यापकता प्राप्त करना है। दूसरे शब्दों में इस प्रकार से प्रयुक्त शब्द सामान्य है, अतः इनका प्रयोग किसी भी प्रकार की राजनीतिक इकाई, चाहे उसका आकार, काल, विकास की मात्रा अथवा अन्य कारक कुछ भी हो के बारे में किया जा सकता है। वर्तमान युग में शोधकर्ता को उपलब्ध पद्धतियों, शोध तकनीकों, संकल्पनाओं तथा मिडिल रेंज सिद्धांतों का विकास लगभग विगत 25 वर्षों में बहुत अधिक हुआ है। विधायिकाओं पर लोवेंथाल एवं यंग, राजनीतिक दलों पर डुवरगर, राणे एवं मैकेंजी, राजनीतिक सामाजिककरण पर डेविड ईस्टन, एलिट स्टडीज पर रॉबर्ट डहल, राजनीतिक संचार पर डायच आदि के विश्लेषण उच्च कोटि के माने जाते हैं। तुलनात्मक राजनीति के विकास विश्लेषण के नाते एप्टर, रोस्टोव एवं लूसियन पाई का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुलनात्मक राजनीति का सबसे अधिक विकास सन 1969 को टोरिनो राउंड टेबल से प्रारंभ होता है, जिसका मूल उद्देश्य तुलनात्मक विश्लेषण के लिए तर्कसंगत एवं वैज्ञानिक आधारों की खोज करना था। इस दृष्टि से सार्टोरी का निबंध कॉन्सेप्ट ऑफ मिसफॉर्मेशन इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स
होल्ट और टर्नर द्वारा संपादित द मेथोडोलॉजी ऑफ कंपैरेटिव रिसर्च, प्रेज्वोरस्की और पियोनो की रचना द लॉजिक ऑफ कंपैरेटिव सोशल इंक्वायरी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अधिकांश विकासशील देशों जैसे कि म्यांमार, इंडोनेशिया, सूडान, घाना, पाकिस्तान, कांगो, सीरिया, इराक, अल्जीरिया आदि में सैनिक क्रांतियों ने नई सरकारों का तख्ता पलट कर दिया और ऐसे मुद्दे भी तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के आकर्षण बने। S.E. फाइनर, मोरिस जेनोविट्स, गी यॉकर, एडविन ल्यूवेन जैसे विद्वानों ने इस प्रकार के सैनिक शासनों का विवेचन किया और इन्हें सामाजिक विकास की गत्यात्मक प्रक्रियाओं के साथ जोड़ने का प्रयास किया। विकासशील देशों की शासन व्यवस्थाओं में व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता, राष्ट्रवाद की उभरती प्रवृत्तियां, शक्ति की वैधता, उपव्यवस्थाओं का प्रभाव, सेना का आधिपत्य अब तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण का नया क्षेत्र और आकर्षण केंद्र बन गया है। विकास के साम्यवादी प्रतिमान और साम्यवादी चिंतन का विकासशील देशों पर प्रभाव भी तुलनात्मक विश्लेषण की परिधि में सम्मिलित कर लिया गया। वस्तुतः विकासशील राज्यों के उदय ने तुलनात्मक राजनीति में नए अध्ययन, उपागम, नए आयाम व नई अवधारणाओं का प्रचलन किया। तुलनात्मक विश्लेषण की नई परिविधियां प्रचलित हुई और यह अध्ययन विषय नए अनेक उतार चढ़ावों और अस्त व्यवस्थाओं के बाद व्यवस्थित होने लगा। अब संपूर्ण विश्व की राजनीतिक व्यवस्थाओं, राजनीतिक संरचनाओं, राजनीतिक आचरणों की व्यापक परिवेश में तुलनाएं की जाने लगी है। इससे तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र विस्तृत हुआ और इसका विचार क्षितिज व्यापकतम बन गया। संक्षेप में तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में उन लेखकों का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है जिन्होंने अपने अध्ययन के क्षेत्रों में विकासशील देशों को शामिल करके अपने विषय के विस्तार को व्यापक बनाया है। इन विकासों के स्वरूप को सिडनी वर्बा ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है। सिडनी वर्बा कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति में बहुत से सिद्धांतों के साथ क्रांति का प्रारंभ हुआ। यथावत वर्णन की अपेक्षा सैद्धांतिक दृष्टि से संबद्ध अन्य समस्याओं का विवेचन, एक केस के स्थान पर कई केसों पर दृष्टि, शासन की औपचारिक संस्थाओं से परे राजनीतिक प्रक्रियाओं एवं राजनीतिक कार्यकलापों का अध्ययन एवं पश्चिमी यूरोप के राष्ट्रों से परे एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के राष्ट्रों का विश्लेषण इत्यादि। तुलनात्मक राजनीति के विकास को कुछ तत्वों ने कुछ कारणों ने प्रभावित किया है। ठीक है, तो ये आप लोग जानेंगे कि तुलनात्मक राजनीति के विकास पर प्रभाव किस प्रकार पड़ा। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इवोल्यूशन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति के विकास को प्रभावित करने वाले कारक इस प्रकार है। पहला है गैर पश्चिमी तथ्यों की उपलब्धि। गैर पश्चिमी विकास उन्मुख राष्ट्रों में पश्चिमी संरचनाओं जैसे नौकरशाही, राजनीतिक दल एवं दबाव समूह तथा अन्य संसदीय संस्थाओं के प्रयोग के कारण अमेरिकी एवं यूरोपीय धाराओं से भिन्न परिणामों की प्राप्ति हुई। अतः यह आवश्यक हो गया कि एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन शोध की नवीन तकनीकों के परिप्रेक्ष्य में किया जाए। तुलनात्मक राजनीति के विकास पर प्रभाव व्यवहारवादी आंदोलन ने भी डाला है। व्यवहारवादी आंदोलन से पूर्व राजनीतिक संस्थाओं का औपचारिक अध्ययन ही किया जाता था। व्यवहारवाद के परिणाम स्वरूप नई अध्ययन पद्धतियों एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं के अनौपचारिक पक्षों जैसे लोकमत, मतदान व्यवहार, हित समूह, दबाव समूह के अध्ययन का प्रभाव स्पष्ट एवं मुखर होने लगा। इससे तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण के क्षेत्र में भी एक नई क्रांति आरंभ हुई। तुलनात्मक राजनीति के विकास पर समाजशास्त्रीय प्रभाव भी पड़ा है। टेलकॉट, पार्सन्स, सेल्स आदि समाजशास्त्रियों ने राजनीति शास्त्रियों के दृष्टिकोणों को प्रभावित किया। ईस्टर्न, डायच, आमंड आदि यही मानने लग गए कि राजनीतिक संस्थाओं के यथार्थपरक अध्ययन के लिए सामाजिक पृष्ठभूमि और पर्यावरण का अध्ययन आवश्यक है। और तुलनात्मक राजनीति के विकास पर बौद्धिक व्यवस्था के लिए खोज जो है ये भी प्रभाव डाला है। ठीक है, बौद्धिक व्यवस्था के लिए खोज इसने तुलनात्मक राजनीति के विकास पर प्रभाव डाला है। अब समाजशास्त्री, मनोवैज्ञानिक और मानवशास्त्रीय धारणाओं व अध्ययन योजनाओं पर निर्भर सैद्धांतिक प्रयोग सामान्य बात हो गई है। इसी कारण राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक भूमिका, राजनीतिक समाजीकरण आदि नई धारणाओं का चलन
नए अध्ययनों में खूब होने लगा है। अब आप लोग आगे जानेंगे कि तुलनात्मक पद्धति कंपैरेटिव मेथड क्या होता है। ठीक है, तुलनात्मक पद्धति का अर्थ, तुलनात्मक पद्धति की उपयोगिता, कंपैरेटिव मेथड की मीनिंग एंड यूटिलिटी, मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव मेथड एंड यूटिलिटी ऑफ कंपैरेटिव मेथड, ये सारी चीजें आप जानेंगे। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्थाओं की आपस में तुलना, कंपैरिजन से ही यह जानना संभव है कि क्यों कोई राजनीतिक व्यवस्था विशेष प्रकार की प्रकृति से युक्त है, कौन सी राजनीतिक व्यवस्था श्रेष्ठतर है, या ऐसा नहीं होने पर किस प्रकार श्रेष्ठतर बनाई जा सकती है। इसके लिए भी उस राजनीतिक व्यवस्था की अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं से तुलना करनी होती है। राजनीति शास्त्री यह भी जानना चाहते हैं कि क्यों अमुक देश में एक प्रकार की राजनीतिक घटना घटती है और उसी प्रकार की व्यवस्था वाले अन्य देश में नहीं घटती है, क्योंकि एक व्यवस्था स्थिरता के लक्षण रखती है और दूसरी में आए दिन उथल पुथल होती रहती है। इन सब बातों को जानने के लिए राजनीतिक संस्थाओं, प्रक्रियाओं तथा राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन ही काफी नहीं होता है। यह तो तभी संभव हो सकता है जब एक देश की राजनीतिक व्यवस्था की अन्य देशों की व्यवस्थाओं से तुलना की जाए। एक राजनीतिक व्यवस्था की अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं से तुलना करने की विधि ही सामान्य अर्थों में तुलनात्मक पद्धति यानी कंपैरेटिव मेथड कहलाती है। समझ में आया? कंपैरेटिव मेथड क्या है, तुलनात्मक पद्धति क्या है, समझ गए? तुलनात्मक पद्धति कंपैरेटिव मेथड के प्रयोग से, इसके इस्तेमाल से अध्ययनकर्ता विभिन्न राज्यों, उनके संगठनों, उनकी नीतियों एवं कार्यकलापों का तुलनात्मक अध्ययन करता है और इस प्रकार की तुलनाओं के आधार पर राजनीतिक निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न करता है। 1945 तक इस पद्धति का प्रयोग राजनीतिक व्यवस्थाओं की औपचारिक, कानूनी और संवैधानिक तुलनाओं तक ही सीमित रहा। इसके बाद एशिया और अफ्रीका के नवोदित राज्यों के कारण राजनीतिक व्यवस्थाओं की अनेकता, विचित्रता ने तथा तुलना के प्रयत्नों और विश्लेषण उपकरणों के परिष्करण ने तुलनात्मक पद्धति को परिमार्जित कर दिया। अब तुलनात्मक पद्धति किसी राजनीतिक व्यवस्था की किसी अन्य राजनीतिक व्यवस्था से यांत्रिकी तुलना, मैकेनिकल कंपैरिजन मात्र नहीं मानी जाती है। अब इसका प्रयोग सृजनात्मक प्रक्रिया यानी क्रिएटिव प्रोसेस के रूप में इस प्रकार से होता है जिससे तुलनाएं अधिक अर्थपूर्ण बनाई जा सके। यह एक सर्वमान्य सत्य है कि यांत्रिकी तुलनाएं किसी अर्थपूर्ण निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकती है। यदि भारत के प्रधानमंत्री की तुलना किसी गांव की पंचायत के सरपंच से की जाए तो यह तुलना केवल यांत्रिकी ही होगी और ऐसी तुलना से न तो प्रधानमंत्री के बारे में और न ही सरपंच के बारे में कोई अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अब तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग विशेष अर्थों में होने लगा है। यह एक सृजनात्मक प्रक्रिया के रूप में देखी जाने लगी है। ठीक है, और इस नए अर्थ में इसका प्रयोग बहुत कठिन बन गया है क्योंकि सामाजिक विज्ञानों में तुल्य घटनाओं की अपनी इच्छा व मानस होता है। यही कारण है कि सामाजिक विज्ञानों में इस पद्धति का उपयोग अधिक प्रेरक, चुनौती वाला पर साथ ही फलदायक बन गया है। तुलनात्मक राजनीति में तो तुलनात्मक पद्धति आधारभूत है। कई बार तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक पद्धति को समानार्थी मान लिया जाता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। अरेंड लिजफार्ड के अनुसार तुलनात्मक पद्धति अन्य सभी परिवर्तियों को स्थिर रखते हुए दो या अधिक परिवर्तियों के बीच सामान्य अनुभाविक संबंध की स्थापना करने की विधि है। आर्थर एल कालबर्ग ने तुलनात्मक पद्धति को मापने का एक रूप, फॉर्म ऑफ मेजरमेंट मात्र माना है। वस्तुतः तुलनात्मक पद्धति किसी राजनीतिक व्यवस्था, संस्था, प्रक्रिया और राजनीतिक व्यवहार से संबंधित दो या अधिक परिवर्तियों में परस्पर अनुभाविक संबंध स्थापित करने की ऐसी विधि है जिसमें तुलना की सभी इकाइयों से संबंधित अन्य सभी परिवर्तियों को स्थिर रखा जाता है। जैसे किसी निर्वाचन क्षेत्र में जाति और मतदान आचरण का संबंध मालूम करने के लिए अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान आचरण से इसकी तुलना की जाए। यहाँ जाति के अलावा सभी निर्वाचन क्षेत्रों में बाकी सभी बातें समान मानकर चला जाएगा, अर्थात जाति व मतदान व्यवहार के अलावा सभी परिवर्त स्थिर माने जाएंगे। उदाहरण के लिए सभी निर्वाचन क्षेत्र ग्रामीण होंगे, सभी में एक सी शिक्षा होगी, सभी में मतदाताओं की आर्थिक संपन्नता होगी। तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग की कतिपय पूर्व शर्तें। तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग की कुछ शर्तें होती है
ये है तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग में तुलना की इकाइयों का प्रत्ययी ढांचा एक सा होना चाहिए। अर्थात भारत की संसद की तुलना ब्रिटिश संसद से करने पर तुलना की दोनों इकाइयां समान प्रत्ययी ढांचे वाली कही जाएंगी। किंतु यदि बिहार की विधानसभा की तुलना अमेरिकी सीनेट से की जाए तो दोनों इकाइयों का प्रत्ययी ढांचा अलग अलग हो जाएगा। ऐसी तुलना से सामान्य सिद्धांत नहीं बनाए जा सकेंगे। दूसरी शर्त यह है कि अन्वेषण केंद्र के रूप में तुलना योग्य व समान प्रत्ययी विषय ही तुलनात्मक अध्ययनों के लिए चुने जाए, अन्यथा यानी नहीं तो अध्ययन के संबंध में परिकल्पना करना ही कठिन हो जाएगा। तीसरी शर्त यह है कि तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग में केवल ऐसी ही प्रत्यय इकाइयों का चयन करना चाहिए जिनकी परिभाषा की जा सके। प्रत्ययी इकाइयां ऐसी हो जिनकी मान्य परिभाषा संभव हो, जैसे राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक विकास, राजनीतिक समाजीकरण की परिभाषा करना संभव है। समाजवाद, लोकतंत्र जैसे शब्दों की कई परिभाषाएं की जा सकती है। तुलनात्मक विश्लेषणों में तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग को उपयोगी बनाने के लिए अध्ययन का सुनिश्चित ध्येय या मंतव्य होना चाहिए। इससे निरर्थक तथ्यों की तुलना से बचना संभव होता है। अगर शोध के केंद्र की सुनिश्चितता नहीं होगी तो अनावश्यक आंकड़ों के संकलन का खतरा रहेगा। तुलना के लिए कम से कम 2 उदाहरण अवश्य होने चाहिए। जहां केवल एक ही घटना या उदाहरण है, वहां तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। मोटे तौर पर तुलनात्मक पद्धति का 2 स्तरों की तुलनाओं में प्रयोग होता है। पहला समष्टि या वृहत स्तरीय यानी मैक्रो लेवल तथा दूसरा व्यष्टि या लघु स्तरीय यानी माइक्रो लेवल। यदि किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था की किसी अन्य देश की राजनीतिक व्यवस्था से तुलना की जाए तो यह वृहत स्तरीय तुलना होगी। इसमें शोध का केंद्र संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था रहती है। यदि किसी देश की संसद की तुलना वैसी ही अन्य संसद से की जाए तो प्रत्ययी ढांचा लघु स्तरीय होने के कारण तुलना लघु स्तरीय कही जाएगी। यदि किसी घटना विशेष की व्याख्या करनी हो तो लघु स्तरीय अध्ययन और तुलनाएं पर्याप्त रहेंगी, लेकिन शोध का उद्देश्य विश्वव्यापी सिद्धांत निर्माण होने पर वृहत स्तरीय अध्ययन अनिवार्य हो जाएगा। संक्षेप में तुलनात्मक पद्धति वैज्ञानिक पद्धतियों में से एक है। यह परिवर्तियों के बीच अनुभाविक संबंध सूत्रता की खोज करने की विधि है। यह राजनीतिक व्यवहार को समझने में सहायक है। राजनीति को वैज्ञानिक अध्ययन बनाने में तथा राजनीति में सिद्धांत निर्माण करने में इसकी उपयोगिता है। अब आप लोग जानेंगे तुलनात्मक राजनीति का भविष्य, कतिपय समस्याएं, फ्यूचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है, सम प्रॉब्लम्स भी इसके जानेंगे। ठीक है। तुलनात्मक राजनीति संबंधी साहित्य की संख्या बहुत अधिक है और तुलनात्मक राजनीति के विद्वानों की अधिसंख्यता के फलस्वरूप इसकी एक स्पष्ट रूपरेखा भी उभरी है। फिर भी आधुनिक राजनीति के अन्य अनुशासनों जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और लोक प्रशासन की भांति तुलनात्मक राजनीति को प्रौढ़ता प्राप्त करने में अनेक समस्याओं का समाधान खोजना है। जीन ब्लोंडेल ने अपनी पुस्तक कंपैरेटिव गवर्नमेंट में तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के मार्ग में आने वाली बाधाओं का विचारपूर्वक उल्लेख किया है। वे मोटे रूप से 3 प्रकार की कठिनाइयों की चर्चा करते हैं। पहला है पर्याप्त सूचना तथा तथ्यों का अभाव, दूसरा है परिवर्तियों की अधिकता तथा नियम प्रतिमान, तीसरा है नियम प्रतिमान और व्यवहार में संबंध। आधुनिक तुलनात्मक राजनीति को प्रौढ़ता और निश्चितता प्राप्त करने के लिए इन समस्याओं का समाधान ढूंढना होगा। आधुनिक तुलनात्मक राजनीति को प्रौढ़ता और निश्चितता प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? कुछ समस्याएं हैं जिनका समाधान ढूंढना होगा। ये समस्याएं हैं अवधारणा के प्रतिपादन की समस्या, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। तुलनात्मक राजनीति को ठोस आधार प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि तुलना संबंधी ऐसी अवधारणाओं की स्थापना की जाए जो स्पष्टता परिभाषित हो। यद्यपि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में आशातीत
वैज्ञानिकता का समावेश हुआ, फिर भी जैसा कि कर्टिस का कहना है, तुलनात्मक राजनीति अभी भी शब्दावली की अयथार्थता से ग्रस्त है। सार्टोरी का कहना है कि अवधारणाओं के दो कार्य हैं, ये सिद्धांत की इकाइयों का काम करती है तथा आंकड़ों को अपने आप में समाहित करती है। इसलिए अगर तुलनात्मक राजनीति में तुलना की प्रवणता प्राप्त करनी है तो ऐसी अवधारणाओं की स्थापना करनी होगी जो न केवल स्पष्टतया परिभाषित हो बल्कि आपस में वर्गीकरण की योजना टैक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट के अनुसार संबंधित भी हो। अवधारणीकरण की समस्या के अंतर्गत कई तरह की समस्याएं शामिल हैं, जैसे कि अवधारणाओं के निर्माण तथा उनकी परिभाषा की समस्या, अमूर्तीकरण तथा वर्गीकरण के स्तर की समस्या, भाषा तथा तुलना के माप की समस्या तथा अनुवाद एवं अंतः सांस्कृतिक शब्दावली क्रॉस कल्चरल टर्मिनोलॉजी की समस्या। आधुनिक राजनीति शास्त्री इन समस्याओं के समाधान में लगे हुए हैं और उन्हें एक निश्चित दायरे के अंदर सफलता भी प्राप्त हुई है। तुलनात्मक योजना की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रैटेजी क्या है? देखो, तुलनात्मक राजनीति की दूसरी समस्या तुलना की योजना से संबंधित है। ठीक है, यानी तुलना का कैसे प्लान किया जाए, कंपैरिजन का। इस समस्या को लेकर आधुनिक राजनीति शास्त्रियों में एक तरह का विवाद खड़ा हो गया है। आधुनिक राजनीति शास्त्रियों का एक समूह क्रमबद्ध योजना यानी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट की सिफारिश करता है। इसके उलट, इसके विपरीत दूसरा समूह व्यवहारवाद से प्रेरित मान्यताओं को तुलना की योजना का आधार बनाना चाहता है। इन दोनों समूहों के अतिरिक्त कुछ लोग मध्य क्षेत्रीय मिडिल रेंज सिद्धांतों को तुलना की योजना का आधार बनाना चाहते हैं। इन सब के अलावा ऐसे राजनीति शास्त्री भी हैं जो पारंपरिक राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र से प्रेरित होकर राज्य, समूह तथा समाज में प्रभावशाली व्यक्तियों की तुलना की योजना का आधार बनाना चाहते हैं। ला पालोम्बारा ने इस बात पर बल दिया है कि तुलना की इकाई के रूप में राजनीतिक पद्धतियों के विभिन्न खंडों यानी सेगमेंट को तुलना की योजना का आधार बनाया जा सकता है। इसी तरह रिक्स ने संरचनात्मक तुलना को तुलना की योजना में राज्य को इकाई मानकर प्रयुक्त करने की सलाह दी है। जीन ब्लोंडेल ने तुलनात्मक राजनीति शास्त्र को सरकार की राजनीति पर आधारित करने की सलाह दी है। इन विद्वानों ने प्रारंभिक राजनीति के अंतर्गत किए जाने वाले संवैधानिक अध्ययन तथा तुलनात्मक राजनीति के संबंधों को तोड़ने से इनकार किया है। इन लोगों ने तुलनात्मक राजनीति को पारंपरिक राजनीति शास्त्र के अंतर्गत किए जाने वाले संवैधानिक अध्ययनों का ही विकसित तथा परिष्कृत रूप माना है। पर इन लोगों के खिलाफ आधुनिक राजनीति शास्त्रियों का एक बड़ा समूह दो आपत्तियां पेश करता है। उनकी पहली आपत्ति यह है कि तुलनात्मक अध्ययन में राजनीतिक पद्धति की एक ही इकाई को तुलना की योजना का आधार नहीं बनाया जा सकता। दूसरी आपत्ति यह है कि राजनीतिक कार्यकलापों के विषय में एक व्यापक सिद्धांत स्थापित करने के लिए बहुस्तरीय यानी मल्टी लेवल तुलना के बिना काम नहीं चल सकता है। तुलना की योजना के अंतर्गत तुलना की इकाई की समस्या के अलावा अन्य समस्याएं पैदा होती है, जैसे तुलना संबंधी आंकड़ों का संग्रह, सूक्ष्म तथा वृहत आंकड़ों को संबंधित करने का आधार, अंतर सांस्कृतिक आंकड़ों का विश्लेषण और तुलना के लिए आवश्यक कुशलता और साधन की उपलब्धि। आधुनिक राजनीति शास्त्रियों की कृतियों को देखने से पता चलता है कि इन समस्याओं के समाधान को खोजने में काफी चेतनशीलता दिखाई जा रही है। सिद्धांतीकरण की समस्या भी होती है तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ थ्योरी बिल्डिंग। तुलनात्मक राजनीति की तीसरी समस्या सिद्धांतीकरण की समस्या है। सिद्धांत का मतलब उन सामान्य वक्तव्यों के समूह यानी सेट से है जो विश्लेषण के लिए आधार वाक्य का काम करते हैं। निरंतर अवलोकन के पश्चात अंत में प्राप्त या सिद्ध परिणाम अथवा निष्कर्ष को सिद्धांत कहते हैं। मिहार नाम के एक विद्वान हैं। मिहार के अनुसार सिद्धांत मूल रूप से एक विचारात्मक उपकरण है
जिससे राजनीतिक जीवन के तथ्यों को सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध किया जाता है। इसके द्वारा पृथक दिखने वाली प्रेक्षणीय घटनाएं एक साथ लाई एवं सुव्यवस्थित ढंग से परस्पर संबद्ध कर दी जाती है। कार्ल पोपर ने सिद्धांत को एक प्रकार का जाल यानी नेट बताया है, जिससे जगत को पकड़ा जाता है ताकि उसको समझा जा सके। तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य उन आधार वाक्यों का परीक्षण करना और सुझाव देना है जिनके आधार पर तुलना योग्य इकाइयों का विश्लेषण हो सके। राजनीतिक तुलना में तुलना की विभिन्न इकाइयों का विश्लेषण सिद्धांतीकरण के आधार पर ही संभव है। आधुनिक राजनीति शास्त्रियों ने तुलना योग्य इकाइयों के विश्लेषण के लिए सैद्धांतिक संधारों की कल्पना की है। ये इस प्रकार है: ईस्टन का निवेश निर्गत व्यवस्था सिद्धांत इनपुट आउटपुट सिस्टम फ्रेमवर्क और डायच का संचार पद्धति सिद्धांत कम्युनिकेशन सिस्टम्स फ्रेमवर्क और आमंड का संरचनात्मक कार्यात्मक पद्धति सिद्धांत स्ट्रक्चरल फंक्शनल सिस्टम फ्रेमवर्क और करी और वेरड का विनिमय और समझौता सिद्धांत एक्सचेंज एंड बार्गेनिंग थ्योरीज। राजनीतिक समाजशास्त्रीय तथा नृवंशीय सिद्धांत, राजनीति के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, श्रेष्ठ जनवर्गीय सिद्धांत, निर्णय निर्माण सिद्धांत। समस्या यह है कि इनमें से किस सिद्धांत का तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए प्रयोग किया जाए। वस्तुतः तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए अभी तक सामान्य सिद्धांत यानी जनरल थ्योरी का निर्माण नहीं हो पाया है। तुलनात्मक राजनीति में अध्ययन प्रणाली की समस्या भी होती है, प्रॉब्लम ऑफ मेथड्स, ठीक है, कि किस विधि से अध्ययन की जाए। तुलनात्मक राजनीति की एक अन्य समस्या अध्ययन प्रणाली मूलक प्रॉब्लम्स ऑफ मेथड्स है। यूं तो तुलना संबंधी कार्य ही अपने आप में एक अध्ययन प्रणाली है। यह आंकड़ों को समझने और उनका विश्लेषण करने के लिए उनकी व्याख्या करने की एक अध्ययन प्रणाली है। लेकिन तुलनात्मक राजनीति संबंधी शोधों के व्यापक संदर्भ में अध्ययन प्रणाली का अर्थ मात्र तुलना करने तक ही सीमित नहीं है। इसके अंतर्गत एक ऐसी अध्ययन प्रणाली का बोध होता है जो व्यावहारिक प्रयोग के योग्य हो, तुलना की योजना के अनुकूल हो, सूचनाओं को एकत्र करने में सक्षम हो तथा तुलना में व्यवहारिक धारणाओं और सिद्धांतों के संधारों यानी फ्रेमवर्क्स के लिए उपयोगी हो। होल्ट और टर्नर के अनुसार अध्ययन प्रणाली के दो कार्य हैं। पहला, यह मान्य व्याख्याओं के लिए मान्यता एवं प्रतिपादन के नियमों की भूमिका अदा करती है और दूसरा, शोध प्रारूप रिसर्च डिजाइन की योजना तथा तकनीकों को इस पर आधारित किया जाता है। सार्टोरी के अनुसार तुलना की एक मान्य प्रणाली सटीक अवधारीकरण प्रीसिज कॉन्सेप्चुअलाइजेशन की व्यवस्था पर निर्भर करती है। जो भी हो, तुलना की विहरत प्रणाली से इसकी तीन भूमिकाओं का बोध होता है। यह आंकड़े प्राप्त करने का साधन है, इससे आंकड़ों का निर्धारण होता है तथा इससे आंकड़ों की माप की जाती है। इस दृष्टि से तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत कई प्रणालियों का प्रयोग होता है, जैसे निरीक्षण, दस्तावेजी शोध यानी डॉक्यूमेंट्री रिसर्च, सांख्यिकी परिचालन यानी स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन, अनुरूपण तकनीक यानी सिमुलेशन, प्रतिदर्श सर्वेक्षण यानी सैंपल सर्वे, विषय वस्तु विश्लेषण यानी कंटेंट एनालिसिस और गहन साक्षात्कार यानी डेप्थ इंटरव्यू। समस्या यह है कि इनमें से किस पद्धति का तुलनात्मक राजनीति के लिए प्रयोग किया जाए। पृष्ठभूमि परिवर्तियों की समस्या भी होती है तुलनात्मक राजनीति में। प्रॉब्लम ऑफ बैकग्राउंड वेरिएबल्स, आर्थिक स्थितियों से लेकर जलवायु तक, भौगोलिक विशेषताओं से ऐतिहासिक दुर्घटनाओं तक का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव शासकों और सरकारों के व्यवहार पर पड़ता है। किसी राजनीतिक व्यवस्था को स्थायी अथवा अस्थायी बनाने वाले प्रभाव अथवा किसी राजनीतिक संस्था तथा प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व परिवर्त यानी वेरिएबल्स कहलाते हैं। तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन में इन परिवर्तियों की समस्या अत्यधिक जटिल है, क्योंकि राजनीतिक व्यवहार हर स्तर पर हर क्षण इनसे प्रभावित होता रहता है।
इसलिए राजनीतिक व्यवहार की वास्तविकता को समझने के लिए इन पृष्ठभूमि परिवर्तनों की न केवल जानकारी ही आवश्यक है, बल्कि इसकी पहचान भी जरूरी है। किंतु पृष्ठभूमि परिवर्तनों से संबंधित अनेक समस्याएं हैं। राजनीतिक व्यवहार से संबंधित परिवर्तनों की संख्या इतनी अधिक है कि इनकी गिनती करना या इन सब का तुलनात्मक अध्ययन में ध्यान रखना अत्यधिक कठिन है। उदाहरण के लिए, एक मतदाता चुनाव में मत देते समय जाति, धर्म, भाषा, शिक्षा, आर्थिक व्यवस्था जैसे अनेक तथ्यों से प्रभावित हो सकता है, परंतु इनमें से कितना किसका प्रभाव रहा यह जांच सकना कठिन है। फिर परिवर्तन एक दूसरे से इतने गुथे होते हैं कि इस कारण इनमें से महत्वपूर्ण की पहचान व उनका प्रभाव नाप पाना तुलनात्मक राजनीति की एक समस्या बनी हुई है। परिवर्तनों में एक विचित्रता यह भी है कि एक परिवर्तन एक सी परिस्थिति में भी अलग अलग प्रभाव डालता देखा गया है। इससे इन परिवर्तनों को भारित यानी वेटेज करना आवश्यक हो जाता है। जब भी आप लोग आंसर लिखते हैं तो एट द एंड आखिर में आप लोग निष्कर्ष जरूर लिखिएगा, कंक्लूजन, ठीक है। इससे आप लोगों को अच्छा मार्क्स मिलेगा। ये जो इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई है, उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि तुलनात्मक राजनीति आधुनिक राजनीति शास्त्र का सर्वाधिक महत्वाकांक्षी क्षेत्र है। सर्वाधिक यानी सबसे अधिक महत्वाकांक्षी क्षेत्र है, क्योंकि इसके अध्ययन, इसमें अपनाई जाने वाली प्रणालियों और तकनीकों तथा इसके निष्कर्षों में आधुनिक राजनीति शास्त्र का बदलता हुआ रूप प्रतिबिंब होता है। यह सत्य है कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन, इसकी प्रणालियों और इसकी तकनीकों को लेकर विद्वानों में पूर्ण मतैक्य स्थापित नहीं हो पाया है। फिर भी सभी विद्वान इस बात पर सहमत है कि तुलनात्मक राजनीति आधुनिक राजनीति शास्त्र के व्यापक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। यह विश्वव्यापी राजनीतिक पद्धति की कल्पना करती है और उसे एक प्रतिमान मानकर विभिन्न राजनीतिक पद्धतियों के विभिन्न अवयवों की समानताओं और असमानताओं का उद्घाटन करती है।